साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। थोड़ा विलंब हुआ। विलंब इसलिए हुआ कि एक सेकेंड होल्ड करेंगे, जरा मैं साउंड का सिस्टम ठीक कर लूँ। कम से कम आवाज़ साफ आने लगे। पता नहीं आवाज़ साफ आ रही है आप लोगों को कि नहीं। आप जरा देख के मुझे बताएंगे सुन करके कि आवाज़ साफ आ रही है कि नहीं। मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँच रही है क्या? मेरी आवाज़ आप लोगों तक साफ आ रही है कि नहीं? क्योंकि मुझे कुछ भी यहाँ पता नहीं लग रहा है। मेरी आवाज़ संभवतः आप लोगों तक साफ पहुँच रही होगी, मैं ये मान लेता हूँ। अगर नहीं पहुँच रही होगी तो बताइएगा। दरअसल विलंब इसलिए हुआ कि हम जैसे पत्रकारों के साथ कई काम भी, खाना भी कभी कभी बनाना पड़ता है। शायद अर्णव गोस्वामी को न बनाना पड़ता हो, रवीश कुमार जैसे बड़े नाम के लोगों को रसोई में रोटियां न सेकनी पड़ती हो, हम लोगों को सेकनी पड़ती है। सुशील भाई नमस्कार, धन्यवाद, आपको मेरी आवाज़ आ रही है। बिहार चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। आप देख रहे हैं कैसा मैंडेट है। कल तक खामोश थे तेजस्वी यादव, अब राजद भी संभावनाएं खोज रही है बिहार में सरकार बनाने की। भाजपा के उत्साह बुलंद हैं। नीतीश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करने को मैंने आप लोगों से कहा था। आप लोगों ने देखा नीतीश कितने बुझे बुझे थे। उन्होंने साफ कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई बड़ा दावा नहीं कर रहा, न मैं ऐसा सोच रहा हूं। लेकिन मैं ये जो सबसे बड़ी बात गौर कर रहा हूं, ये चुनाव नतीजे कांग्रेस के खिलाफ गए। तमाम दावों के बावजूद, एक बेहतरीन मुद्दों के बावजूद महागठबंधन को सफलता नहीं मिली। लेकिन सारा ठीकरा जो है केवल एक आदमी पर फोड़ा जा रहा है, और वो आदमी कौन है? असदुद्दीन ओवैसी। बड़ा आश्चर्य होता है मुझे। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी का विरोध केवल भाजपा नहीं करती। जो लोग देश में धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, वो सारे लोग असदुद्दीन ओवैसी का जमकर विरोध करते हैं, कोई मौका नहीं छोड़ते। संजीव भाई भी शायद देख रहे होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि उनको कि वोट कटवा हो गया है, कोई कहता है कि बीजेपी की बी टीम है, और तमाम क्या क्या आरोप लगाए जाते हैं। दरअसल इस देश के युवाओं ने, इस देश के नागरिकों ने देश की राजनीति को समझना जुम्मा 5-6 साल में शुरू किया है, जब से मोदी की सरकार आई। जब मोदी जी की सरकार आई तो देश की जनता को लगा, सरकार इसीलिए आई भी कि बहुत समय तक सह लिया गया, बहुत समय तक कहीं सरकार कांग्रेस, कोई सरकार आती थी गिर जाती थी, फिर कांग्रेस। अब ऐसा करते हैं कि अब देश में हिंदुओं की सरकार बनाते हैं, हिंदुत्व आएगा अब, और फिर बीजेपी की सरकार बना दी गई। तो दरअसल 2014 के पहले क्या हुआ देश की राजनीति में, अगर ओवैसी को समझना है तो उनको समझना होगा। कोई साथी कह रहे हैं कि आपकी भविष्यवाणी गलत हो गई। माफ करना भैया, मैं भविष्यवाणी क्या, गलती तो हो ही गई। मैं तो सोच ही रहा था कि महागठबंधन भारी बहुमत से आएगी, सरकार बनाएगी। हमको क्या मालूम था कि बिहार की जनता जो है वो बेरोजगारी के मुद्दे, भूखमरी के मुद्दे सबको छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर वोटिंग करेगी, धर्म के नाम पर वोटिंग करेगी, जाति के नाम पर वोटिंग करेगी। और तमाम लोग तो आरोप लगाते हैं कि यादवों ने भी बिहार के बड़े पैमाने पर जहां मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा था वहां बीजेपी को वोट दे दिया। मैं ये सब नहीं मानता। मुझे लगता है कि अभी भी सवर्णों की तुलना में देश का जो पिछड़ा वर्ग है वो कम से कम अब चीज़ों को समझने लगा है। इतना दलित समझते हैं, आदिवासी समझते हैं। बड़ा लंबा समय उन्होंने उत्पीड़न का, शोषण का गुजारा है, तो वो जानते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों का महत्व समझते हैं वो। तो मैं बात कर रहा था ओवैसी की। असदुद्दीन ओवैसी को जानने के लिए हमको याद करना चाहिए सबसे पहले 2008 में जो न्यूक्लियर ट्रीटी हुई थी अमेरिका के साथ। आपको पता होगा, क्योंकि दरअसल उसके जड़ में जो ओवैसी का विरोध होता है, उसके जड़ में क्या है वो जानने की जरूरत है। तो 2008 में जब अमेरिका के साथ ट्रीटी हुई थी, मनमोहन सिंह सरकार थी, उन्होंने कहा था कि भैया ऐसा है कि अमेरिका ने कहा ठीक है आपने बना लिया न्यूक्लियर बम, ठीक है, लेकिन हम आपके जांच करेंगे कि आपके यहाँ ऐसा तो नहीं कि न्यूक्लियर वेपन्स भी मौजूद हैं। बड़ा विरोध हुआ। वामपंथी दलों ने कहा कि आप
अमेरिका के कदमों में जाकर गिर गए हैं। क्योंकि विश्व की राजनीति उस वक्त ऐसी थी, परिस्थितियां वैसी थी, हमें विकास करना था, आज का हिंदुस्तान बनाना था। मुझे लगता है मनमोहन सिंह ने ठीक किया। मनमोहन सिंह ने ऐसा नहीं हुआ कि मनमोहन सिंह को कभी अमेरिका ने धमकी दे दी, बुश ने धमकी दे दी कि नहीं दवा नहीं दोगे, ये नहीं दोगे तो ये कर देंगे। जिस तरह से धमकी मिली थी मोदी जी को, आप लोगों को याद होगा, ट्रंप ने कितना तगड़ा चुनौती दिया था। उसके बाद हमने दवा दे भी दी। क्लोरोक्वीन को लेकर के जिस तरह से ट्रंप ने धमकी दी थी, वो धमकी मैं नहीं भूला हूं, आप लोगों को भी याद रखना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए। तो दरअसल वो समझदारी की बात थी कि हाँ, न्यूक्लियर ट्रीटी पे समझौता कर दिया मनमोहन सिंह ने। वामपंथी दलों ने कहा कि हम समर्थन वापस लेंगे कांग्रेस सरकार से। 2008 की बात है। मुलायम सिंह यादव भी लग गए, कहे कि नहीं, किसी भी कीमत पर हम समर्थन वापस लेंगे। मुलायम सिंह ने भी सोचा कि जो भी पार्टियां हैं छोटी मोटी, वो सब के सब, मुलायम सिंह उसकी वो कर रहे थे। और हुआ ये कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ना, मसला देश का है, हम किसी कीमत पर ये नहीं चाहेंगे, किसी कीमत पर भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि बीजेपी की सरकार आए और लाल कृष्ण आडवाणी देश के प्रधानमंत्री बने। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था उसको लेकर के। जब ओवैसी ने ऐसी बात कहना शुरू की, सारे के सारे वामपंथी दल उनके खिलाफ हो गए। 4 बार के लोकसभा सांसद हैं, 2 बार विधानसभा सदस्य भी रहे हैं। और उसके बाद उस मुद्दे पर कांग्रेस के समर्थन करने का नतीजा यह निकला कि ओवैसी ने जब 2009 में लोकसभा चुनाव लड़े, पूरे के पूरे वामपंथी दल, सियासत डेली कोई अखबार था, उसका संपादक खड़ा था, मुझे याद आता है, उसका संपादक खड़ा हो गया ओवैसी के खिलाफ। वामपंथी दलों ने सपोर्ट कर दिया उनको। सोचिए कितनी बड़ी कीमत उस आदमी ने अदा की है कि भाजपा की सरकार ना आए। इसलिए इतना जहीन आदमी, पढ़ा लिखा, लंदन से पढ़ा हुआ है, उसके अलावा उसकी, आप कभी बॉक्सिंग रिंग में उतरते हो ओवैसी को देखिए, कभी जब वो बहस करता है तब देखिए। वो जो किताबें दिन रात पढ़ने वाला आदमी, जितना वो पढ़ते हैं शायद कोई पढ़ता होगा। मुझे याद है कि 2014 में संभवतः सर्वश्रेष्ठ लोकसभा से 2013 की वजह से मिला था, सर्वश्रेष्ठ एमपी का उनको वो मिला था। वो इसलिए मिला था कि आमतौर पर जो नेशनल एवरेज था सवाल पूछने का पार्लियामेंट में, वो करीब 268 के आसपास था। 1068 सवाल पूछे थे ओवैसी ने पूरे सेशन में, 1 साल के अंदर 1068 सवाल पूछा था उन्होंने। सोचिए उस आदमी को कितनी फिक्र होगी। और यह सच्चाई है। मैंने आज तक ओवैसी के भाषण में कभी नहीं देखा कि मुस्लिमों को लेकर के कोई एक तरफा बात कह रहे हो, दलितों को लेकर एक तरफा बात कह रहे हो। वो बात जब भी करता है हिंदुस्तान की करता है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की करते हैं वो। माने, अच्छा एक बात और, इनको डर क्यों लगता है? क्योंकि वो जानते हैं इन वामपंथी दलों को और तमाम पार्टियां को जो उनका विरोध करती हैं, उनको वो दो धक्का लगा था 2008 में, वो अब तक याद है। और लोगों को पता है कि ये आदमी लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, समाजवाद के लिए किसी का भी हाथ पकड़ लेगा, ये बीजेपी को नहीं आने देगा। तो जो मन में, हृदय में, अंदर भीतर छुपा के रखते हैं मोदी जी को, जेपी नड्डा को, अमित शाह को, तमाम दल ऐसे हैं। बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा उदाहरण रही है आप लोगों के सामने। या जो लोग भयभीत हैं बीजेपी से, वो लोग असदुद्दीन ओवैसी का विरोध करते हैं। सोचने की बात है। जब आंध्रा में चुनाव, मैं फिर से कह रहा हूं, 2009 में लड़े तो तेलुगु देशम पार्टी, तमाम लोग, तमाम संगठन, उनके वामपंथी दल, सब के सब उस आदमी के खिलाफ हो गए थे। क्या गलत करता है वो, ये बताइए? कौन सी गलती करता है? हमेशा पाकिस्तान गया उसने जाकर के मणिशंकर अय्यर के साथ, मैंने लाइव डिबेट देखा है, शायद कहीं आपको टीवी पे मिल जाए। साफ साफ बोला, किसी भी कीमत पर आप भारत के मुद्दे पे क्या बोलते हो भाई? हम भारत में हिंदू मुसलमान भाई भाई, हम सलट लेंगे, तुम अपना देखो। आप शाह आलम समझ रहे होंगे, दरअसल
हम अच्छे पॉलिटिशियंस को स्वीकार नहीं करना चाहते, और खासतौर से वो अल्पसंख्यक हो, दलित हो, तो हम उसको तमाम अवसरवादियों को स्वीकार कर लेंगे। हम रामविलास जी को स्वीकार किए, चिराग को स्वीकार कर लिए, लेकिन हम असदुद्दीन ओवैसी को स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? प्री पोल अलायंस नहीं किया इसलिए नहीं करेंगे। पहला आदमी है, चुनाव पिछली बार 2000, मुझे याद है कि 2015 में 1 सीट नहीं जीता था उन्होंने, 5 सीट जीता, जमीन खड़ा करी, कैडर बनाया। आप लोगों को पता नहीं होगा, जब मैं देखता हूं कुछ मेरे साथी सीमांचल के हैं, हसन जावेद जैसे, वो जिस तरह की एक बात और जान लीजिए, वो अब उनके विधायक काम ना करे तब आप बताइएगा, सबसे बेहतरीन काम करेंगे MIM के विधायक। ये 5 साल अगले आप देख लीजिएगा इस चीज को। यह बात लोग जानते ही नहीं, समझना ही नहीं चाहते। किसी व्यक्ति का इस कदर विरोध वोट कटवा है, वो उसको मजाक समझ रखे हो, किसका बेटा है वो पता है, किस व्यक्ति का बेटा है वो, किस परिवार का है उसको पता है, उसको पैसे की कमी है। जाकर देख लीजिए डिक्लेरेशन उनका, कितने करोड़ रुपए हैं उनके खाते में। वो पैसे के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा, उसको अपना व्यवसाय नहीं चलाना है। एक आदमी कोई कह रहे थे, कोई मुस्लिम भाई कह रहे थे कि व्यवसाय के लिए अपना वो ये सब कर रहे हैं। कौन सा व्यवसाय? बिहार जैसे गरीब राज्य में कौन सा व्यवसाय करेंगे? पहला आदमी है, चुनाव का नतीजा घोषित हुआ, राजद से साफ साफ कहा कि नहीं, मैं महागठबंधन, लालू जी मैं आपके साथ खड़ा हूं, लालू जी मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन यह मत सोचिएगा कि डर के खड़ा हूं, इसलिए खड़ा हूं क्योंकि बीजेपी सत्ता में ना आए, इसलिए खड़ा हूं। और वो आदमी संगठन खड़ा करना जानता है। उत्तर प्रदेश में भी पिछली बार विधानसभा चुनाव में उनकी आपने देखा था क्या स्थिति रही थी। लेकिन देखिएगा, अगर यूपी में कल को ओवैसी सीटें जीत के ना ले आए तो कहिएगा आप हमसे। अब तो उनकी पार्टी का और विस्तार होगा। सीमांचल में 5 जीते हैं, अगली बार विधानसभा चुनाव होगा 25 जीत जाएंगे। तो ओवैसी की राजनीति को समझने की जरूरत है। उनके लिखे लेखों को पढ़िए, आप उनके भाषण सुनिए, आप कहीं से भी आपको नजर आता है उसमें सांप्रदायिकता का अंश आता है, कहीं में भी उनको चालाकी नजर आती है, कहीं से आपको ये लगता है कि वो भाजपा, माने ये तो अति है यार। जिस आदमी ने अपना पूरा करियर दांव पे लगा दिया भाजपा के विरोध के लिए, पूरी राजनीति उसके भाजपा के विरोध पे है, बार 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 तमाम तरह के विरोध उसका। ये क्या है? मुस्लिम है इसलिए भाजपा के साथ चला गया, चुनाव में खड़ा हो गया दूसरे राज्य से आकर के, इसलिए वो भाजपा के साथ चला गया। ये इस किस्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये गलत बात। वो बिल्कुल अलग टाइप का ऐसा मैंने देखा ही नहीं पार्लियामेंट्रियन। पार्लियामेंट में जब वो बहस करते हैं तब देखिए, उनके बाद एक बात और बताऊं जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। तमाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे हैं कि अगर आप उनसे मिलने की कोशिश करिए तो आपको लगेगा कि अरे भगवान, कैसे मुलाकात हो जाए। जिस वक्त भाजपा सत्ता में नहीं थी, मुझे याद है कि मैंने, अब नड्डा जी अध्यक्ष बने हैं, सत्ता में नहीं थी, 2013 की बात है, मैं नड्डा जी से मिलने गया, मुझे 25 से 30 मिनट इंतजार करना पड़ा। ओवैसी जी को एक बार फोन किया, उन्होंने कहा तुरंत आ जाइए, कोई बात नहीं। तो यार बड़े कहने की बात है, वो इतना सुगम है, उसके कंस्टिट्यूएंसी के लोग इतना जल्दी आसानी से मिल सकते हैं। वो खुदे मजलिस लगा के बैठ जाएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों को खड़ा कर लेगा, मोटरसाइकिल चलाने लगेगा, बैठ जाएंगे लोग उसके अगल बगल में। ऐसा नेता चाहिए ना। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो दाढ़ी रखता है, टोपी रखता है, इतनी बड़ी शेरवानी पहनता है। जाकर देखो बॉक्सिंग रिंग में जब उतरता है, टी शर्ट पहन करके जाकर देखो, शर्म आएगी या क्या अपनी पर्सनालिटी पर शर्म आएगी जब उसकी पर्सनालिटी देख लोगे, जब वो बॉक्सिंग रिंग में बॉक्सिंग करता है। शानदार नेता। और हमें यह सब, ये दरअसल हमारी छोटी सोच को बताता है। हमने कुछ लोगों को, मैं एक बात बार बार कहता हूं, केवल भाजपा में नहीं, देश के तमाम राजनीतिक दलों में एक मोदी कोई व्यक्ति का नाम नहीं है खाली। मोदी जी, नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति है। उनका जो अक्स है, अक्स वो तमाम राजनीतिक पार्टियों में दिखाई देता है। तमाम लोग जो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं उनमें दिखाई देने लगा और नजर आता है साफ साफ। अरे यार सब तो ठीक है, लेकिन मुस्लिमों का मन नहीं बढ़ना चाहिए। मालूम हुआ कि वामपंथी पार्टी की है,
अरे यार क्या मन बढ़ना क्या होता है? क्यों नहीं मन बढ़ेगा? क्यों इस देश के हिंदुओं का, इस देश के मुसलमानों का, जो इस देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, इस देश की नागरिकता ले रखे हैं, उनका मन क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? आजाद भारत के हिंदुस्तानियों का, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है, मन क्यों कर नहीं बढ़ना चाहिए? मन बढ़ा के रखना चाहिए, मन को छोटा करके नहीं रखना चाहिए। बढ़ने दो मन। असदुद्दीन ओवैसी का आज देखा कि टीएमसी का कोई बोल रहा था, एमपीए की विधायक है कि प्रदेश अध्यक्ष है, वो बोल रहा था कि ओवैसी बीजेपी को वो कर रहे हैं। क्या किया है तुमने? हम नहीं जानते हैं, नहीं बोलते हैं टीएमसी के बारे में, तो क्या सोच रखा है तुमने? ममता बनर्जी, यह सच्चाई है, बीजेपी नहीं है, लेकिन यह सच्चाई है पूरे बंगाल में। अगर उनकी पराजय होती है तो केवल इसी वजह से होगी। दरअसल वो मोदी का रीमेक है। अगर जिस तरह से मोदी जी है यहां पे केंद्र में, उसी तरह से ममता बनर्जी है, उसी तरह का व्यवहार कर रही है, उसी तरह की चीजें कर रही है। जो उनकी पार्टी का समर्थन करे, वाह 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 वाह, जो विरोध करे लगा दो अपने कैडर को उनके पीछे, जीना मुहाल कर दे उसका। सारी सुविधाएं उनके लिए है जो टीएमसी के समर्थक हैं। क्यों नहीं अराजकता मचेगी? जनता कब तक बर्दाश्त करेगी भाई? गलती तुम्हारी है, उसमें असदुद्दीन ओवैसी क्या कर लेगा? एक आदमी के खिलाफ ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह बात ठीक नहीं लगती, यह बात सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। उस जहीन पढ़े लिखे आदमी को देश को सुनना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी बेईमान नहीं है। और मैं बार बार कहता हूं, मुझसे यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं किसी पार्टी का समर्थक हूं, बिल्कुल नहीं हूं। मैं केवल जर्नलिस्ट हूं, लेकिन जो इस देश के संविधान की इज्जत करते हैं, जो इस देश के लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, वो किसी पार्टी के हों, किसी दल के हों, सबके सब मेरे लिए महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं कि कम से कम यह गुंजाइश हम बचा के रखें, इतनी गुंजाइश बचा के रखें, सहृदयता नहीं छोड़ दें हम। अटल जी की सरकार थी, अटल जी से सहृदय थे कि नहीं थे? इस देश के मुसलमान उनसे प्यार करते थे, अटल जी से। मैंने देखा है कि अटल जी की मौत पर, अभी अब तो बीजेपी की सरकार में उनकी मौत हुई है, मैंने अपने मुस्लिम मित्रों को उदास होते देखा है। यह सच्चाई है। तो यह सोचना देखिए बड़ा सीधा है कि हम जो दूसरों को बेवकूफ समझते हैं, चोर समझते हैं हर एक आदमी को, यह प्रवृत्ति छोड़ दीजिए। यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है। ओवैसी की राजनीति को नजदीक से देखने की जरूरत है। ओवैसी जो अपनी कंस्टिट्यूएंसी में कर रहे हैं, जो लगातार लाखों वोटों से जीतते हैं, 1,97,000, 1,10,000 इस तरह के वोटों से वो जो जीतते हैं, उसको समझिए। उसको वहां जाकर के खाली ऐसा थोड़ी नहीं है कि 70% मुस्लिम है इसलिए जीत जाते हैं। वो तमाम मुस्लिम उम्मीदवार उनके विपक्ष में खड़े होते हैं, लेकिन ओवैसी क्यों जीतते हैं, इस चीज को जानने की जरूरत है। सीमांचल में चले जाइए, बहुत पिछड़ा इलाका है, बहुत पिछड़ा इलाका है। मेरे मित्र हसन जावेद हैं, एक सीमांचल का पेज चलाते हैं फेसबुक पे, कभी जाकर देखिए, सीमांचल घूम के आइए। मैं गया था विधानसभा या लोकसभा चुनाव में, आपको समझ में आ जाएगा कि ओवैसी के जीतने की वजह क्या है। केवल ऐसा नहीं है कि मुस्लिम तुष्टीकरण करके वो जीत गए। मुसलमानों के पास राजद का एक बेहतरीन विकल्प मौजूद था, जिसके बारे में संभावना थी कि वो सरकार बना लेगी, महागठबंधन सरकार बना लेगी। लेकिन फिर भी ओवैसी को वोट देने के पीछे क्या है, इसको तो जानिए। जो कैंडिडेट्स हैं उनको तो पहचानिए, तब आपको समझ में आएगा कि दरअसल हम कितने संकीर्ण सोच से देख रहे हैं चीजों को। बिहार के इलेक्शन की एनालिसिस करिए। 7 उम्मीदवार इस बार, मुझे मालूम है कि 7 उम्मीदवार, पिछली बार मुस्लिमों की संख्या ज्यादा थी, 7 कम आए हैं इस बार जो चुनाव परिणाम आए हैं। उसकी वजह को तलाशिए। क्या बेहतर मुस्लिम उम्मीदवार तमाम राजनीतिक पार्टियों ने कम दिए? यह वजह नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं और हमें लगता है कि इस संकीर्णता से बाहर आना होगा। हमको कम से कम MIM की सत्ता को बिहार में स्वीकारना पड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी को बतौर पॉलिटिशियन स्वीकार करना पड़ेगा और हमें अपने दिमाग से यह बात पूरी तरह से निकालनी होगी कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी पार्टी या वोट कटवा है। साहसी
राष्ट्रीय अध्यक्ष है एक पार्टी का, बेहद साहसी जहीन, इस देश के बारे में सोचने वाला व्यक्ति है वो। इस तरह से किसी को बेईमान, जब असदुद्दीन ओवैसी गलत करेंगे सबसे पहले मैं हूंगा जो उनके खिलाफ बोलूंगा। एक गलत निर्णय लेकर के वो देखें, अगर असदुद्दीन ओवैसी 5 सीट जीत करके अभी कह दे कि नहीं नीतीश कुमार जी हम आपके साथ खड़े हुए हैं, तब क्या कर लोगे आप, बोलो। तो इस तरह की बातें नहीं करें, लोगों की राजनीति को नजदीक से देखें, लोगों को समझें, उनको पढ़ें। हम पढ़ते कम हैं, जानते कम हैं, हमें इतिहास बोध बहुत कम है। 2014 के पहले क्या हुआ, 2000 से आप सुनिए, हम सबको, मैं अपनी बात भी कर रहा हूं। इमरजेंसी के बाद देश की राजनीति कैसे बदली, जब उसको आप जान लेंगे, समझ लेंगे, उसका अध्ययन कर लेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आज बीजेपी की सरकार क्यों है, आज तमाम राज्यों में सत्ता परिवर्तन क्यों मुश्किल हो रहा है, क्यों हम अपनी हार का ठिकरा असदुद्दीन ओवैसी और तमाम छोटी राजनीतिक पार्टियों को देते हैं। ये हमें समझ में आ जाएगा। हम सबको पढ़ना होगा, जानना होगा। राजनीति ये केवल 6 साल में नहीं बदली है, मोदी जी के आने के बाद नहीं बदली है, गुजरात दंगों के बाद नहीं बदली है, ये पिछले 30 सालों से, कम से कम 30 सालों से, 35 सालों से लगातार चीजें बदल रही हैं और हमको उन्हें जानने की कोशिश करनी चाहिए। तब हम समझ पाएंगे कि AIMIM का क्या महत्व है, तब हम जान पाएंगे कि ओवैसी की पॉलिटिक्स क्या है, तब हम जान पाएंगे कि वामपंथी दलों और तमाम पार्टियों में ओवैसी के विरोध की वजह क्या है। और इस बात को कहने में मुझे कोई भी ऐतराज नहीं है कि ओवैसी के खिलाफ माहौल बनाने का काम देश की वामपंथी पार्टियां कर रही हैं और ये 2008 का बदला ले रही है। यह सच्चाई। आप सबको धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली सादगी से मनाएं। देश तो बहुत उल्लास में है। धनतेरस को दिन मैं गया था, अभी बाजार से लौट रहा था, ऑफिस से आते आते देर हो गई, तो देखा कि बहुत सारी भीड़ थी तमाम दुकानों पर। लेकिन मैं सोच रहा था कि ये भीड़ कौन सी है, शायद लोगों को पैसे मिल रहे हैं, लोगों की आय बढ़ी है, मैं नहीं जानता कौन सा फेनोमेनन काम कर रहा है, या फिर धनतेरस का जोर इतना है, हम लोगों के पास परंपराओं का इतना दबाव है हम लोगों के ऊपर। इस दिवाली में कई करोड़ फूंक जिए जाएंगे देश में, लेकिन सच्चाई है कि लोगों के पास खाने को नहीं है, लोगों के पास पहनने को कपड़े नहीं हैं, रोजगार नहीं है। बिहार में जहां अभी चुनाव खत्म हुए हैं वहां हालात बेहद बुरे हैं, बेहद खराब हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे। आप सबने समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।